हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक वीडियो देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। बीपीएससी जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसका ही ये प्रश्न पत्र है। ठीक है, अभी जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ ना उसका प्रश्न पत्र है। उसके जो प्रश्न पत्र का मैंने वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो जो होगा वो फाइनल आंसर के अनुसार होगा। ठीक है, फाइनल आंसर के अनुसार जो प्रश्न है उनके क्या उत्तर आयोग ने माने हैं, उनके क्या एक्सप्लेनेशन जो आयोग ने दिए हैं उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है ये 69 बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं जिससे वो हमसे जुड़ सकें और जो हमारा कंटेंट है उससे लाभ लेकर अपनी जॉब सुनिश्चित कर सकें। ये हमारा टेलीग्राम का QR कोड है, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि वहीं पर जो सारे इन्फॉर्मेशन PDF जो होते हैं वो वहीं पर आपको मिलते हैं, तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। तो हम 51 नंबर जो प्रश्न है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जा रहा है, जीके के सेक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो मैथ्स है और रीजनिंग है उनमें कुछ नहीं है, वो आपको आते ही होंगे। तो हम जीके के जो सेक्शन है उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा गया है, तो ये आसान सा सवाल था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। उसके बाद जो 52 नंबर का सवाल है वो है कि मौर्य के अंतर्गत, ठीक है, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायक होता था। ठीक है, तो जब व्यापारी इधर उधर जो भ्रमण करते थे तो उससे तो संस्कृति का प्रभाव होता ही था, बौद्ध साधुओं से भी होता था। तो ये डाउट एक था कि प्रशासक होता था कि नहीं, तो आयोग ने उत्तर जो है उपयुक्त सभी को माना है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, उसके बाद जो अस्थायी बंदोबस्त है ये मतलब कि नॉर्मल सा सवाल है, सभी याद करते हैं, 1793 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी, तो ये आसान सा सवाल था, लॉर्ड मिंटो ने। ठीक है, हमारे लिए एक जीत की रूप में व्याख्या की तो वो लॉर्ड मिंटो। ये जो प्रश्न है इसमें आपको प्रश्न पत्र में कथन से रिलेटेड कई सारे सवाल पूछे गए हैं जो कि कंफ्यूजिंग भी थे और लगभग जो सामान्यतः किताबों में उन सबको आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलता है उन सब के बारे में, तो समस्या वहाँ हो जाती थी। ठीक है, तो ये इसके जो 56वां नंबर का प्रश्न है उसका उत्तर लॉर्ड मिंटो होगा। नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास है कि फिरोज तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्च के लिए किसके द्वारा ये खर्च जो है वो वहन किया जाता था। तो मैंने पहले बताया था कि ये अधिकारियों के द्वारा किया जाता था वहन, लेकिन ये गलत है। ठीक है, आयोग ने इसका आंसर जो है वो काश्तकारों को माना है। ठीक है, तो फिरोज तुगलक के दौरान नहर बनाए जाते थे ये तो आपको पता होंगे, लेकिन उनके रख रखाव और खर्च का जो वहन है वो कौन करता था, तो वो काश्तकारों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, उसके बाद है सबसे आसान सवाल, धन प्रभाव का सिद्धांत है ये किसने प्रभावित किया, तो ये दादाभाई नौरोजी ने किया। ठीक है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो वो कृष्णदेव राय था, इसमें कोई समस्या नहीं है। आसान सा सवाल है, आईने अकबरी जो है वो किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने लिखा था। ये सवाल टफ है। ठीक है, कथन से सवाल आने लगे तो ये सवाल जो है वो टफ है। ठीक है, शंपनता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती है। ठीक है, जो संपन्नता है वो षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया। ठीक है, जो कोई व्यक्ति संपन्न होता है तो उसमें षड्यंत्र होने लगता है, जैसे कि राजा हुआ करते थे वो संपन्न होते जा रहे हैं तो उनके जो परिवार हुआ करते थे उनमें षड्यंत्र होता था, विद्रोह होता था, तथा दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देता है। ठीक है, तो ये किसने कहा ये कथन, तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था, ये पहले भी मैंने यही बताया था। ठीक है, तो ये जियाउद्दीन बर्नी का कथन है। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि भारत में संविधान संशोधन जो है वो कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा किया जाता है, तो संविधान संशोधन आसान सवाल है, संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी कंफ्यूजिंग है, ये दोनों 64 और 60 जो प्रश्न है ये दोनों प्रश्न कंफ्यूजिंग है। ठीक है, सामान्यतः लोगों का ये गलत हुआ होगा। ठीक है, तो पंचायत में चुनावों के राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था। ठीक है, तो कई लोगों ने BR अम्बेडकर को आंसर लगाया था, मैं उस समय भी इसको बताया था कि ये BR अम्बेडकर यहाँ पे नहीं आंसर होगा, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ही आंसर होगा। ठीक है,
तो हमारा जो प्रश्न का उत्तर है वो जयप्रकाश नारायण बनेगा, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां थी, राजनीतिक दलों का जो साझेदारी का विरोध तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, लेकिन जो अंबेडकर हैं उन्होंने क्या विरोध किया था, तो उन्होंने पूरा पंचायती सिस्टम को ही विरोध किया था। ऐसा कहा था कि वो पंचायती सिस्टम जो होना चाहिए था वो होना ही नहीं चाहिए, तो वो बी आर अम्बेडकर ने ये कहा था। ठीक है, उसके बाद षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा जाता था? ठीक है, कौन सा संगठन था जो षड्यंत्रकारी संगठन के रूप में कहा गया था? तो वो आर्य समाज को कहा गया था। ठीक है, आर्य समाज। तो इसका जो आंसर होगा वो आर्य समाज। जो पहले के वीडियोस थे उसमें इसका कई सारे आंसर जो थियोसॉफिकल सोसाइटी बता रहे थे, तो ये आंसर नहीं है, आंसर इसका आर्य समाज होगा। जो बीपीएससी है, ये षड्यंत्रकारी जो संस्थान है, उसमें बीपीएससी का कहना है कि आर्य समाज के जो मेंबर्स थे, वो आर्य समाज के कुछ मेंबर थे, उनमें ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उनके द्वारा सेडिशन का जो है वो आरोप लगाया गया था। ठीक है, सेडिशन एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट थे, इस कारण से इस संगठन को षड्यंत्रकारी संगठन कहा गया था। जो नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। ठीक है, तो वो 14 वर्ष। आसान है, आपको शिक्षा के बारे में 3 से 4 जगह पर इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A। ठीक है, आर्टिकल 21A हो गया। उसके बाद 51 का ए का सबसे लास्ट पार्ट जो 11वां है वो हो गया। यहाँ पे सब जगह पे आपको शिक्षा की मिलती है। जो 45 है उसमें 0 से 6 वर्ष के बारे में मिलती है। जो 21 का ये है, ये 6 से 14 वर्ष के बारे में मिलती है। ठीक है, और ये जो 11 है, यहाँ पे भी 0 से 6 वर्ष के बारे में मिलती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने भारत में प्रत्यक्ष चुनाव, इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, मतलब डायरेक्टली जो है वो चुनाव किया जाता है? तो वो विधानसभा का जो सदस्य है उनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। वैसे राष्ट्रपति का भी चुनाव जो है वो जनता के द्वारा नहीं किया जाता, ये जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को द्वारा किया जाता है। उसी तरह से उपराष्ट्रपति है और इसी तरह से राज्यसभा के सदस्यों का है। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास होती है? ठीक है, तो वो भारतीय संसद के पास होती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साधारणतः प्रशासन के लिए स्थापित किया गया था। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो किसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्थापित किया गया था? तो वो महानगरों के लिए। आसान सा सवाल है, इजीली हो जाएगा किसी से भी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में, ठीक है, कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो वो राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। यहीं आपसे यदि सवाल पूछ दे कि सेकंड कहाँ हुआ था, तो सेकंड आंध्रा में हुआ था। ठीक है, आंध्रा में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे पहले किस राज्य में पूर्ण रूप से, मतलब हर जगह जो पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू हुई थी, तो वो भी आंध्र प्रदेश में ही हुआ था। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखेंगे। उसके बाद एक कंफ्यूजिंग सवाल था कि भारतीय राज्य ने 69 से 70 में खनिज उत्पादन में करीब 32.33% के तौर पर अपनी अग्रणी स्थिति बना ली थी। ठीक है, ये बात हो रही है कब? 69 से 70 के बीच में, जब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था। तो इसमें आप इस अनुमान के अनुसार भी आप इसका आंसर लगा सकते थे कि इसका बिहार ही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये बात उस समय की हो रही है। झारखंड जो है वो खनिज रूप से कितना समृद्ध है यह आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, उसके बाद पंचायती राज जो है वो खाली स्थान के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया था किसके? तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि जो टाटा ने सिंहभूम में, ठीक है, सिंहभूम में किन 2 नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी लगाई है? तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। तो स्वर्णरेखा और खरकई इसका आंसर होगा, स्वर्णरेखा और खरकई। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी, तो खाद्यान्न फसलों तक ही सीमित थी, उसमें व्यापारिक फसलों पे कोई बात नहीं की गई थी। खाद्यान्न और व्यावसायिक फसलों पे कोई बात नहीं थी इसमें। और फल और खाद्य फसलों पे तो थी, लेकिन फल पे नहीं थी। तो ये इसमें खाद्य फसलों पे थी, जिसमें खास करके गेहूँ और चावल पे बात की गई थी। ठीक है, वीट और राइस पे बात की गई थी। ठीक है,
और उसके बाद जो भारत का संविधान जो है वो कैसा है, तो उधार का एक बोरा है, ठीक है। उसके बाद भारत में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो उपयुक्त तो सभी हैं। नहरों से भी सिंचाई की जाती है, कुएं से भी सिंचाई की जाती है, तालाबों से भी सिंचाई की जाती है। तालाबों से सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होता है वो तमिलनाडु में होती है, ये आप याद रखेंगे। वैसे सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है वो यूपी है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे टफ सवाल अभी तक का था वो यही है, ठीक है। ऐसे 3-4 सवाल आपको मिल जाएंगे कथन से रिलेटेड। तो बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक प्रदेश में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, ये कथन जो है वो किसका है, तो ये रजनी कोठारी का है। ये मैंने पहले भी इसका आंसर यही बताया था, रजनी कोठारी ही बताया था, ठीक है। कितने रिसर्च के बाद मैंने ये आंसर ढूंढा था, तो उस समय भी मैंने यही जो आंसर है वो बताया था, ठीक है। तो ये रजनी कोठारी होगा। ये सही बात भी है, लगभग आपने पढ़ा भी होगा कि 1978 में आके जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक है, कांग्रेस के हटने के बाद, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका आंसर जो होगा रजनी कोठारी होगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है कि विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित तकनीकों को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ था। तो उस समय इसका कुछ आंसर मुझे मिल नहीं पाया था, तो मैंने नहीं बताया था, ठीक है। तो विश्व में कौन सा देश अभी तक मिश्रित तकनीक मतलब संकरण तकनीक को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ था, तो ये चीन है। इसका आंसर आयोग ने चीन को माना है। भैंसों के उत्तम नस्ल जो है वो मुर्रा, वो कहाँ पाई जाती है, तो मुर्रा जो है पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद है पूछा गया था आपसे फैक्चुअल सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बीपीएल की जो प्रतिशतता है वो कितनी है, तो ये इजी सवाल था, 22%, ठीक है। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया गया है, तो ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं और विलुप्त होते हैं, ठीक है। एक्सटिंक्ट, एक्टिव एंड डोरमेंट, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है कि व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती थी, तो वो कहाँ ज़्यादा देखी जाती है, एशिया, लैटिन अमेरिका, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड तो एक समृद्ध देश है, लैटिन अमेरिका भी समृद्ध है, एशिया भी उससे समृद्ध है, मतलब सबसे जो समृद्ध कम यदि है तो वो अफ्रीका है, तो इसीलिए ज़्यादा दरिद्रता और जो देखी जाती है वो अफ्रीका में ही देखी जाती है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ हैं, ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, ये आसान सा सवाल है। उसके बाद विश्व की जनसंख्या भारत का स्थान किस देश के बाद आता है, तो सबसे जो चीन सबसे ज़्यादा था, लेकिन हाल ही में जो डेटा है वो बदल गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है वो 2020 से पहले का है, तो इजीली आप इसे चीन मार्क कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो सवाल है वो योजना आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में आर्थिक योजना का युग प्रारंभ हुआ, ठीक है, कब, ठीक है, योजना का युग प्रारंभ हुआ तो कब हुआ था, तो वो 1950 में हुआ था, ठीक है, 1950 इसका आंसर बनेगा। जो 83वां नंबर का सवाल है, 83 नंबर कि भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पे स्थापित हुआ था, अस्थायी तौर पे जो मजदूरों का संगठन है वो कब स्थापित हुआ था, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ये मैंने पहले भी इसका आंसर जो है वो सही बताया था, कहीं रिसर्च करने के बाद, मतलब कई वेबसाइटों को रिसर्च करने के बाद ये उत्तर मैंने निकाला था, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही इसका स्थायी तौर पे जो मजदूर संघ के आंदोलन है वो स्थायी तौर पे होने लगे थे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है डेटा के रूप में है, प्रश्न आसान है कि 2011 में भारत में कौन सा एकमात्र राज्य ने 1000 पुरुषों पर 284 महिलाओं का उच्चतर अनुपात दर्ज किया था, तो वो केरल है। सेक्स रेशियो से सवाल था, आसान सा सवाल था। नेक्स्ट जो सवाल है कि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं, ठीक है, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों को प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है, यह किसने कहा है। एक बार फिर से पढ़ लें कि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है, मतलब जो भारत में आर्थिक नीतियां जो उसकी जो नेचर थे, उनके जो प्रकृतिक थे, वो भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग थे, ठीक है, उसके रूप में चरित्र चित्रण किसने कहा है, तो ये बिपिन चंद्रा ने कहा है। ये मैंने पहले भी इसका उत्तर सही ही बताया था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है कि पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। पानी के द्वारा जो उत्पन्न बीमारियां हैं, जो इलनेस होती है, पानी के कारण जो डिजीजेज होती हैं, वो सीधा किस में प्रभाव होता है, तो जो अतिसार बीमारी है ये भी पानी से होते हैं, आंतज्वर और पैरा टाइफाइड, ये सब बीमारियां जो है वो पानी के कारण ही होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा।
जो नेक्स्ट सवाल है कि रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी? ठीक है, रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी? तो जनसंघर्ष नहीं होगा। ठीक है, इसका जो उत्तर सबसे पहले आप देख लें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है दूसरे विश्व युद्ध के लिए वास्तविक वरदान थे, क्योंकि इस समय जो इंग्लैंड था उसको डिप्लॉयमेंट करने में आसानी होती थी, जो फूड हैं उनको पहुंचाने में आसानी होती थी, और कई सारे जो चीज़ें होती हैं युद्ध में उन सब के लिए रेलवे एक ट्रांसपोर्टेशन के रूप में काम करता था, तो इसलिए वो वास्तविक वरदान सिद्ध हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी इसका आंसर सही ही बताया था। उसके बाद भारत में कृषि सुधार जो शुरू किया गया था वो किया गया था कृषकों की सहायता के लिए। ठीक है, आसानी से आप कर सकते हैं, जमींदारों की सहायता के लिए नहीं होगा, उपलब्ध साधनों के दोहन के लिए ये हो सकता है, लेकिन इससे जो एग्जैक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी ही उत्तर होगा। भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? आसान सवाल है, एक दशक मतलब 10 वर्षों में की जाती है। ठीक है, उसके बाद पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया कई बार सवाल पूछा गया है, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है कि 1 मार्च 2023 को फिक्की के जो महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? ये सवाल अच्छा था, शैलेश पाठक। कई जो प्रश्न के उत्तर दो थे वो अरुण चावला लगाए थे, लेकिन इसका जो शैलेश पाठक इसका आंसर होगा, क्योंकि 1 मार्च से ही ये इनका नियुक्ति हुआ था। जो कॉप 27 है ये कहाँ हुआ था? तो कॉप 27 मिस्र का जो शर्म शेख था वहाँ पे हुआ था। आप जानते होंगे शर्म शेख में ये हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म पुरस्कार 3 टाइप के होते हैं, आप जानते हैं, तो टोटल 128 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट जो सवाल है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट समाधान, चुनौती और समावेशी शहर पुरस्कार प्रदान करता है? तो शहर से संबंधित है, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय जो है उन्होंने ही इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद भारत में निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 70 जो है वो महिला विश्व कप 2022 को जीता था? ये भारत में हुआ था, आपको पता होगा, तो आप पता होना चाहिए था कि कौन सा देश ने जीता है, तो ये स्पेन ने जीता था। जो नेक्स्ट सवाल है कि कार्बन मुक्त परमाणु, अब हम साइंस के सवाल आ रहे हैं। ठीक है, साइंस के सवाल आ रहे हैं, तो कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? ठीक है, कार्बन मुक्त परमाणु से जो ऊर्जा इमिशन होता है, एनर्जी इमिशन होता है, उसके उस जो हाइड्रोजन है उसका नाम क्या है? तो वो पिंक हाइड्रोजन उसका नाम है, गुलाबी हाइड्रोजन। किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिम्मेदार प्रगति पर सहयोग करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये यूएसए ने किया था, काफ़ी ये न्यूज़ में रहा था, इस कारण से ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है किस राज्य ने राज्य में आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया था? करंट अफेयर का सवाल है, तो छत्तीसगढ़ ने पास किया था। नेक्स्ट सवाल है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप ने किस राज्य में भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो वो महाराष्ट्र में की थी। ठीक है, ये महाराष्ट्र में करंट अफेयर का सवाल था। चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से थर्मल पावर प्लांट में किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो ये जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि थर्मल पावर में कोयले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोयले का प्रयोग किया जाता है, ये आप जानते होंगे। कई जो उत्तर हैं वो न्यूक्लियर स्टेशन इसको समझकर यूरेनियम भी लगा दिए थे, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो फॉसिल फ्यूल होगा, तो आंसर जो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। उसके बाद जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पे जाके मिलती है। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा कि इस तरह से निकलती है, इस तरह से मिलती है। ये आपने ये पिक्चर जो है वो देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है विंड मिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति किस पर निर्भर करती है? ठीक है, जो हवा चलने से जो पावर उत्पन्न होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, वो किस पे निर्भर करती है? तो वो पवन के वेग पे निर्भर करती है, वेलोसिटी ऑफ एयर। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जाता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन आकाश के नीले रंग में भी देखा जाता है। सूर्य के समय सूर्य की लालिमा जो होता है वो भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है, और सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा जो होती है वो भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर बनेगा।
जी, नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा को निम्न में से किस यंत्र से नापा जाता है? विद्युत धारा को निम्न में से किस यंत्र से नापा जाता है? तो वो एमीटर से नापा जाता है। आसान सा सवाल है। मानव आँख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो वो सिलियरी मसल्स के कारण होता है। ये बीएसएससी में पूछा गया था। बीएसएससी जो सीजीएल का पेपर हुआ था उसमें जो 24 तारीख को हुआ था ना, 24 के सेकंड शिफ्ट में, नहीं 23 का सेकंड शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था वो। तो ये सवाल आप याद रखने के। टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है तो वो विद्युत बल्ब में। आसान सा सवाल है। गाड़ियों के पीछे देखने के लिए दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होगा? तो दर्पण का आवर्धन जो होना चाहिए वो मिरर का आवर्धन जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, 1 से कम। जो नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है? तो प्रकाश की गति अधिकतम होती है वो वायु में होती है। आसान सा सवाल है। HCl घोल को pH 4 है। ठीक है, HCl घोल का pH मान जो है वो 4 है। तो घोल की मोलरिटी जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो 0.00001 m होगी। ठीक है, 0.00001 मोल होगी। ये NCERT का एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यदि आप NCERT साइंस के लिए पढ़ते हैं तो वो मोर देन इनफ होगा। ठीक है, जो शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ है वो निम्नलिखित में से उन्हें क्या कहा जाता है? तो वो शून्य प्रतिरोध जो होता है उन्हें अतिचालकता कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र तो KOH होता है कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है? ठीक है, एसिडिक कौन है? तो आपका टमाटर भी एसिड है, दूध भी एसिडिक है, लेमन जूस भी। इतना नहीं आता कि दूध है कि नहीं, तो आप इसको कर ले, लेमन जूस और टमाटर है तो उपयुक्त सभी ही आंसर हमारा बनेगा। नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो कौन बदलता है? तो वो विनेगर बदलता है, सिरका बदलता है। CO2 और H2 दोनों गैसें हैं, वो क्या है? तो दोनों रंगहीन है। ठीक है, CO2 और H2 है, दोनों रंगहीन गैस है। ठीक है, रासायनिक भाषा में मोर्चा जो है तो जंग लगना जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि लेड सल्फेट का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? तो PbSO4 होता है। ठीक है, PbSO4 निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो हाथियों के बारे में सत्य है? तो ये क्लास 4 के NCERT में ये सवाल दिया गया था। ठीक है, तो 3 महीने के जो हाथी का बच्चा होता है उसका आमतौर पर जो लगभग वजन होता है वो 2 क्विंटल का होता है। ये याद रखेंगे। ठीक है, वसा युक्त भोजन बासी गंध युक्त हो जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण ऐसा होता है? ठीक है, जो फैट वाला भोजन जो होता है वो गंध युक्त और बासी हो जाता है, वो किसके कारण होता है? तो वो ऑक्सीकरण के कारण होता है, ऑक्सीडेशन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा है वो गर्म खून प्राणी है? ठीक है, जिसका खून जो है वो गर्म होता है तो वो कबूतर का होता है। ठीक है, कबूतर का जो होता है वो वार्म ब्लडेड एनिमल, जो एनिमल वो वार्म ब्लडेड कबूतर है। हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग के बोतल में रखते हैं क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से क्रिया करने से उसे बचाना होता है, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन काफ़ी जल्दी कर लेता है। निम्नलिखित में से विटामिन A का जो अच्छा स्रोत है वो कौन सा है? तो मछली का तेल जो है वो विटामिन A का अच्छा स्रोत है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम। आसान सा सवाल है। कोबालोमीन होता है। निम्नलिखित में से गुत्थे आटे को फूलने का जो कारण है वो क्या होता है? CO2 का उत्पादन उसमें जो होता है उसी कारण से वो गुथा हुआ आटा जो है वो फूलता है। ठीक है, रोटी जो फूलती है। नेक्स्ट जो सवाल है कि सुमेलित आपको ढूंढना है कौन सा? तो अम्ल जो प्राकृतिक स्रोत है और उसके एसिड हैं, तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये सही है। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। रस संवेदी अभिग्राहक की जानकारी देता है तो वो किसकी जानकारी देता है? तो वो स्वाद की जानकारी देता है, ये जीभ में होता है। ठीक है, मस्तिष्क जो है वो किसके लिए जिम्मेदार है? तो सोच विचार भी मस्तिष्क के द्वारा होता है। हृदय की धड़कनों का भी नियंत्रण जो होता है वो मस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद शरीर का जो संतुलन बनाए रखने के लिए ये भी जरूरी है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, गर्मी के दिनों में दूध से दही जो है वो जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है? आप घर में देखे होंगे कि जो मकर संक्रांति आती है वो तो 14 जनवरी को होती है, तो 14 जनवरी को थोड़ी ठंड होती है। ठीक है, तो ठंड के मौसम में दही जमने में काफ़ी समस्या आती है, तो आप समझ गए होंगे कि अब इसका जो आंसर है वो क्या होने चाहिए। तो ताप में वृद्धि के कारण जो बैक्टीरिया है उसका विकास बढ़ जाता है, इस कारण जो दही जो है वो जम जाती है। लगभग दही जमने के लिए 25 से 26% जो 26 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर यदि हो ना, तो वो दही का विकास जो है वो सबसे जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस उसका विकास सबसे तेज़ी से होता है।
नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंडोक्राइन ग्रंथि है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, तो इनमें पूछ रहा है कि कौन सा है वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ठीक है, तो वो लैक्रिमल, ठीक है, लैक्रिमल जो आश्रु ग्रंथियां होती है वो एंडोक्राइन नहीं एक्सोक्राइन ग्लैंड है। बाकी एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायराइड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है। ठीक है, तो खाद, कागज और सूती कपड़े इन सबको डिकम्पोजेबल होता है, लेकिन डीटीटी है वो नहीं है, तो इसका आंसर हमेशा ए ही बनेगा। उसके बाद कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, इस मुड़ने को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इस मुड़ने को क्या कहा जाता है, इसका आंसर होगा फोटोट्रोपिज्म। ये जो प्रोसेस होता है उसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, ये कुछ नए सवाल है जिनको आपको 69 बीपीएससी के लिए याद रखने की आवश्यकता है यदि आप दे रहे हैं तो। ठीक है, तो स्मिथ और नाथन्स, ठीक है, स्मिथ और नाथन्स ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का खोज किया था। नेक्स्ट जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक हार्मोन है। ठीक है, वास्तविक हार्मोन, वास्तविक बोल रहा हूँ, वनस्पतिक हार्मोन है। तो इंसुलिन मानव में होता है, थायरोक्सिन मानव में होता है, एस्ट्रोजन भी मानव में होता है, लेकिन साइटोकाइनिन जो है, साइटोकिनिन ये प्लांट हार्मोन है। अब 5 प्लांट हार्मोन के आप नाम जानते होंगे। ठीक है, उन्हें याद रखने की आपको आवश्यकता है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सभी हैं, बेटी कॉटन, बिट्टी ब्रिंजल और गोल्डन राइस, ये सारे आनुवांशिक रूप से जो है वो रूपांतरित है। प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा जो है वो कौन सा था। ठीक है, जो जीन मॉडिफाइड करके पहली बार जो पौधा बनाया गया था, पेड़ बनाया गया था, तो वो किसका था, तो वो तंबाकू का था। ठीक है, लेकिन किस कारण भूमिगत जल का कमी नहीं होती है। तो वृक्षारोपण करने से भूमिगत जल में कमी नहीं, बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जब वृक्षों का संख्या बढ़ेगी तो वर्षा जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, वर्षा की जो मात्रा है वो बढ़ेगी, जिस कारण से भूमिगत जल में परिवर्तन नहीं होगा, भूमिगत जल में और वृद्धि होगी। ठीक है, तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मिर्ची में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो कई बार ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कैप्साइसिन के कारण ही मिर्ची में तीखापन होता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। तो वायु प्रदूषण का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो पत्तियों पे पाया जाता है। तना कंद का आमतौर पे उदाहरण कौन है। तो तना है जो आलू है। ठीक है, वन्य जीवन के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है। तो वन्य जीवन के अंतर्गत वन्य का जो पौधे हैं वो भी आते हैं और वन्य जीव दोनों आते हैं। ठीक है, आगे के जो सवाल हैं वो मैथ्स और रीजनिंग के हैं। ठीक है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। जीके के जो प्रश्न थे उन्हें हमने डिस्कस कर लिया डिटेल वे में कि कौन कौन से जो प्रश्न हैं इसके कौन कौन से उत्तर होंगे। ठीक है, तो हमने एक्सप्लेनेशन के साथ जो प्रश्न है ऑफिशियल आंसर के अनुसार जो इसके उत्तर हैं उनको देख लिया। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये 69th बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप 2 से 3 बार जरूर देखें और इन्हें याद करने का प्रयास करें, क्योंकि 69 में यहाँ से प्रश्न आने की खूब संभावनाएँ बनती है। और साइंस के लिए आप जो NCERT है उसको प्रेफर करें, क्योंकि वहीं से सवाल आते हैं। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, हम जो हमारे वीडियो पे आपको चैनल पे मिल जाएगा, NCERT हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमने यहाँ पे 2 वीडियो अपलोड कर दिया हो, आगे वीडियोस इसके आते रहेंगे। तो आप यदि इंटरेस्टेड हो इस तरह के जो प्रश्न हैं उनसे NCERT से पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे जो सीरीज़ है इसको ज्वाइन कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो हमसे जुड़ सके और हमारा कंटेंट से लाभ लेकर अपनी जॉब सुनिश्चित कर सकें। हमारा टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, ये QR कोड है टेलीग्राम का, और उसके बाद आप लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लें, या फिर आप नॉर्मली सर्च कर सकते हो स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। ठीक है, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, बिना स्पेस का स्टडी विद सौरभ होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।